हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 6वीं विज्ञान के पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब है पदार्थों में से कंकड़ पत्थर को अलग करना। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चलनी द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? पृथक किया जाता है, जैसे चित्र 5.1 में दिखाया गया है। बच्चों, जब आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी घर में चाय बनाती है तो वह छन्नी से छानती है ताकि चाय अलग हो जाए और चाय की पत्ती अलग हो जाए, है ना बच्चों। वैसे ही फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है बच्चों, जैसे चित्र 5.2 में दिखाया गया है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को क्या करते हैं बच्चों? ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा बच्चों? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण में से रेत के कणों को हाथ से बीनकर क्या करते हैं? पृथक करने की सोचना भी बच्चों क्या है? असंभव है। परंतु पहली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने को हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। क्रियाकलाप देख। सारणी 5.1 के कॉलम ए में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 अथवा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक क्या होता है? भिन्नता होती है। पदार्थों के पृथक्करण की बच्चों कुछ विधियाँ होती हैं। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग हमने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पदार्थों के पृथक्करण की पहली विधि। पहली विधि क्या है बच्चों? हस्तचयन। हस्तचयन मतलब हाथों से चयन करके पदार्थों का पृथक्करण करना। क्रियाकलाप 2, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर क्या कर दीजिए? फैला दीजिए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब आपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे क्या कर दीजिए बच्चों? पृथक कर दीजिए। इस मतलब हाथों के चयन की विधि में सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले आपको क्या लाना है? अपनी कक्षा में अनाज का एक पैकेट लाना है और उसको एक शीट में या पेपर पर फैला देना है और अपने हाथों से इसमें से क्या अलग करना है? पत्थर के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए अन्न के कण तथा खाद्य कण, है ना। इसको अपने किससे करना है? हाथों से पृथक करना है। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है, जैसे बच्चों चित्र 5.3 में दिखाया गया है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है।
ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि है। बच्चों, आप अपने घर में देखते होंगे कि मम्मी चावल साफ करती है, गेहूँ साफ करती है और उनमें से कंकड़ पत्थर को अलग करती है हाथों के द्वारा। इसलिए इस विधि को कहते हैं हस्त चयन विधि। इसके बाद की दूसरी विधि है बच्चों थ्रेसिंग। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधों के गट्टर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण क्या लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्टरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना बच्चों कीजिए। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्टरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना क्या होगा, असंभव होगा। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है बच्चों। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रेसिंग। इस प्रक्रम में डंडियों को सबसे पहले पीटकर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। सबसे पहले बच्चों क्या किया जाता है, जो डंडियों में अन्न कण लगे होते हैं उनको पीटा जाता है ताकि अन्न कण क्या हो जाए और उनसे डंडियों से अलग हो जाएं। जैसा बच्चों चित्र 5.4 में आपको दिखाया गया है। तो कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य किसकी सहायता से किया जाता है बच्चों, बैलों की सहायता से। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी बच्चों प्रयोग किया जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में हमको अन्न कणों को डंडियों से पृथक करना है तो मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद विधि है बच्चों निष्पावन क्रियाकलाप 3। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण लीजिए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा से कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे क्या होगे, नीचे फिसले। क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत तथा बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को क्या बोलते हैं, निष्पावन कहते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं बच्चों। जैसे चित्र 5.5 में दिखाया गया है, जहाँ पर एक औरत दिखाई गई है जो एक सूपा ली है, उसमें से भूसे के कणों को अलग करते जा रही है और अनाज नीचे गिराते जा रही है ना बच्चों। इसके बाद है भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्न कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसों को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में उपयोग किया जाता है। इसके बाद है बच्चों चालन। इसके बाद की विधि क्या है बच्चों, चालन। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है ना बच्चों। आपने घर में देखा होगा ना, हम आटे से क्या तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। हमें इसमें उपस्थित चौकोर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, छन्नी का उपयोग करते हैं और उसको अलग कर देते हैं। आपने घर में देखा होगा बच्चों, आपकी मम्मी कभी आटा छानती है ना तो चौकोर निकल आता है और आटा अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस चित्र 5.6 में भी यही दिखाया गया है। आटे के कण, छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में ही रह जाती हैं। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर अथवा भूसे जैसी अशुद्धियों को इसी विधि के द्वारा हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसे को निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, जो दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा बच्चों। आपने देखा है जहाँ मकान बनते हैं तो
रेत को छाना जाता है, इसलिए छाननी विधि छन्नी के द्वारा और कंकड़ पत्थर को अलग किया जाता है और रेत को अलग कर दिया जाता है। जैसे चित्र 5.7 में बच्चों आपको दिखाया गया है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक करने की विधि। क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक चालनी, छन्नी तथा छोटा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए और उस आटे के साथ मिला दीजिए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटे को पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। आइए बच्चों, इसके आगे हम पढ़ते हैं अवसादन, निस्तारण तथा निस्संदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक किया जाता है? प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है। बच्चों, आपने घर में देखा होगा ना, आपकी मम्मी चावल तथा दाल को बनाने से पहले जल में भिगो के रखती हैं, है ना। जब आप चावल तथा दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। बच्चों, यहाँ पर आपका यह पार्ट 1 समाप्त होता है। अगला पार्ट देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।